हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे हम 10th का, उसका ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ। तो हमने दो टर्म्स पढ़ ली थी, जिसमें एक थी करंट और दूसरी थी पोटेंशियल। करंट को हम आई से डिनोट करते थे, पोटेंशियल को हम वी से। ठीक है। तो ओहम्स लॉ की पहले स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है, potential difference potential difference applied across a conductor is directly directly proportional to current flowing through this conductor, provided physical conditions physical conditions remains same। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। पहले इस डेफिनेशन को देखेंगे, पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलते हैं हम, वी को। पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। मतलब उसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उसी कंडक्टर के में से पास करता करंट उसके डायरेक्टली है। साथ में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम और कांस्टेंट कह सकते हैं। कैसे फिजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। मतलब हमने जो टेम्परेचर प्रेशर रखना है वो क्या रखना है, सेम रखना है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम डायग्राम से समझें तो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है। ये कंडक्टर पे मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। यहाँ पे लगा दी हमने बैटरी। ठीक है। अब ये जो बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी के साथ हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एमीमीटर लगा देते हैं। ठीक है। और साथ में ही इसके पैरेलल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हमारा वोल्ट मीटर, जो क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल मेजर करेगा। ये जो हमारा एमीमीटर है, ये हमेशा सीरीज में लगता है। जैसे ये कंडक्टर है, इसके साथ ही लगेगा। ये पोटेंशियोमीटर, ये वोल्ट मीटर है हमारा, ये लगेगा जो पोटेंशियल मेजर करता है, वो पैरेलल में। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा बैटरी है, जो ये पोटेंशियल वी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे इसमें से करंट पास कर रहा है, आई। ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं। तो जो ओहम्स लॉ है, उसकी स्टेटमेंट कह रही है, जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं क्या कहूँ, ये बैटरी है जो हमारी, ये वेरिएबल है। एरो का निशान रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को। वेरिएबल मतलब मैं पोटेंशियल को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। चाहे तो मैं इसका एक सेल वर्किंग में ला सकता हूँ, चाहे इसके दो सेल वर्किंग में ला सकता हूँ, तीनों ला सकता हूँ, चारों ला सकता हूँ। ठीक है। मान लीजिए मैंने पहला सेल वर्किंग में लाया। ठीक है। मतलब मान लीजिए ये 2 वोल्ट पोटेंशियल करता है, दो लगाने से ये 4 वोल्ट हो जाता है, तीन लगाने से ये 6 वोल्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे मैं
ये सेल्स की काउंटिंग बढ़ाता जाऊंगा, मतलब पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे ही करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, ये मेरे पास एमीमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे इसकी रीडिंग ऐसे इंक्रीज करती जाएगी, उसी के साथ पोटेंशियल करंट भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि यहाँ पे जो होगा वोल्ट मीटर ना, उस पे ऐसे रीडिंग्स होंगी, ठीक है। जैसे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, ऐसे 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे नीडल होती है ऐसे लगी हुई। तो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वोल्टेज, वैसे वैसे ही करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट को दोबारा अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली है। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ए हमारा ओम्स लॉ है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिखी थी, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसे हम जिस टेम्परेचर पे कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पे करना है, ना हम इस हमने इस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर चेंज करना है और ना ही इसका प्रेशर चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट। जब भी यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आता है आर। क्या आता है कांस्टेंट, आर। इसे हम सही करके ऐसे लिखते हैं आई इंटू आर। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमारा कांस्टेंट आ गया आर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आर है, आर की वैल्यू निकालें तो वो होगी वी ओवर आई, ठीक है। तो ये आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर है हमारा रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर देखा जाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो रहा है, वी ओवर आई की रेशो है आर, ठीक है। मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे वी और आई में रीडिंग्स नोट करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं V1 आई वैल्यू, यहाँ पे I1 आ गई, यहाँ पे V2 आ गई, यहाँ पे I2 आ गई, यहाँ पे V3 आ गई, I3 आ गई, यहाँ पे V4 आ गई, I4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मैंने यहाँ पे पोटेंशियल पहले V1 कर दिया, उसके लिए मैंने V1 यहाँ पे रीडिंग नोट की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग नोट की, करंट की रीडिंग नोट की, और उसे स्टेबल मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया, जो वैल्यू क्या हो गई V2। तो यहाँ पे करंट की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, एग्जांपल के लिए I2। ऐसे ही V3 हो जाएगी I3, V4 के लिए I4। उसके बाद जब मैं इन सब की रेशो निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, V1 बाई I1, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाली V2 बाई I2, उसके बाद मैंने निकाली V3 बाई I3, उसके बाद मैं रीडिंग निकाली V4 बाई I4। इन सब की जो रेशियो होती है वो इक्वल आती है, जिस वैल्यू को हम बोलते हैं आर। यही हमारा ओम्स लॉ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, उसकी जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी यही चीज डिफाइन करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जो कांस्टेंट रहती है उस वैल्यू का नाम हमने आर मतलब रेजिस्टेंस रख दिया। तो पोटेंशियल ओवर करंट की जो रेशियो है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होती क्या है, इसका जो हम लिटरल मीनिंग है वो समझेंगे, ठीक है। वैसे हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया कि जो किसी कंडक्टर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और करंट उसमें से पास कर रहा है, उस दोनों की रेशियो को क्या बोल देते हैं हम, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अगर हम समझे तो हिंदी में रेजिस्टेंस रुकावट होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस है जो, वो रुकावट है किसके, करंट के फ्लो में। करंट के फ्लो में जितनी ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगी उतना करंट कम पास करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है जो करंट के इनवर्सली है, ठीक है। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इसका मतलब उतना करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, करंट के फ्लो में रुकावट है, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओपोजिशन है, ओपोजिशन ऑफर्ड
by conductor, opposition offered by conductor in the flow of electrons, और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई, जो कंडक्टर खुद करंट के रास्ते में ओपोजिशन ऑफर करता है, ओपोजिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हुई करंट के रास्ते में रुकावट। ठीक है, तो करंट के रास्ते में रुकावट को, उसको डेफिनेशन क्या कैसे लिखते हैं, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। ठीक है, तो ये हम आ गई हमारी रेजिस्टेंस। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तो जो हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला था, जो V रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, V ओवर I। अगर हम यहाँ से बनाए तो पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट, करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के यूनिट हो गए हमारे पास वोल्ट पर एम्पियर। उसके अलावा हम जो जो हमारे पास ये 1 वोल्ट पर एम्पियर है, इसे हम 1 ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 ओम। मतलब क्या हुआ, जो हमारी रेजिस्टेंस हुई उसके यूनिट क्या हुए, वोल्ट पर एम्पियर भी हुए और उसके यूनिट ओम भी हुए। ठीक है, इस ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू होता है ओम। इसका जो सिंबल है उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, इसे सिंबल का नाम है ओमेगा। ठीक है, जैसे हमारे इंग्लिश के लेटर होते हैं ABCDEFG, ऐसे ही ये जो हमारे पास ग्रीक, और कह सकते ग्रीक लेटर है जिसका नाम है ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा तो इसका नाम है, लेकिन ये ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल डालते हैं। जैसे एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी, वैसे ही ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा। ठीक है, तो जहां भी ये वैल्यू लिखी हुई, जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3, तो ओम पीछे ऐसे डालेंगे हम सिंबल। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम, तो ये सिंबल का मतलब क्या है, ओम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। क्या पट क्या क्लियर हो गया, ओम्स लॉ की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। ओम्स लॉ का फॉर्मूला अगर हम पूछा जाए तो ये है V इज इक्वल टू I इंटू आर। उसके बाद रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस क्या हुई, रेशियो हुई वोल्टेज एंड करंट की, इसको बोलते हैं ओपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, और कह सकते हैं ओम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे ड्रॉ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्सिस की तरफ हम जो, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसकी तरफ हम ले लेते हैं वी, पोटेंशियल, और ये हमारा दूसरा एक्सिस है इसकी तरफ हम ले लेते हैं करंट। ठीक है, जब हम ये डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स के साथ यहाँ पे जो ली थी इनके साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है उसकी शेप क्या आती है, वो आती है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारी पोटेंशियल है और जो हमारा करंट है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल और करंट है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस जो ग्राफ बन रहा है इसकी जो स्लोप है, ये वाली वैल्यू स्लोप, ये कितना एंगल बनाएगी करंट के साथ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को। तो ये अगर मैं कहूँ तो ये जो लाइन है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को। ठीक है,
क्लियर होगी, क्योंकि ये अगर मैं इसकी स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या आएगी, v ओवर आई। ठीक है, स्लोप क्या आएगी, v ओवर आई। v ओवर आई क्या होती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये स्लोप का मतलब जो है ये आप लोग 10th में, हमारे पास मैथ में नहीं आता वैसे, जब +1 और +2 का मैथ करते हैं उसमें वर्ड आता है स्लोप, जो ग्राफ्स को रीड किया जाता है। तो स्लोप अगर आप बेसिकली समझना चाहे तो ये है कि कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्लोप होगी। ठीक है, तो जितनी स्लोप होगी उतना रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस के बारे में हो गया, ग्राफ ऑफ ओम लॉ हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, वो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो जो हमारा कंडक्टर हमारे पास कौन से होते हैं, जो मैं कहूँ गुड कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर वो होता है सिल्वर, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो इन तीनों में किस चीज का अंतर है, इन तीनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का होता है कि तीनों की रेजिस्टेंस डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। तो हमारे पास जो सिल्वर होता है, सिल्वर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसीलिए वो बेस्ट कंडक्टर होता है। कॉपर की उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसीलिए वो, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर में नहीं आता, गुड कंडक्टर में आता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसकी जो रेजिस्टेंस है कॉपर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे आयरन है ना, तो आयरन है, निकल है, ठीक है, टंगस्टन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और मेटल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन वो है तो कंडक्टर ही, लेकिन उनमें क्या फर्क है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो हमने पढ़ना है ये फैक्टर्स कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है मटेरियल। क्या है, मटेरियल। तो वही तो मैं बात कर रहा था। मटेरियल, अगर हमारे पास मटेरियल हो सिल्वर, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, अगर यही मटेरियल हमारे पास होता आयरन, तो सिल्वर के कंपैरिजनली इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा होती है तो आयरन कंडक्टर, लेकिन इसकी सिल्वर के कंपैरिजनली रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अगर मैं कहूं कि मैंने किसी सर्किट में सिल्वर की वायर लगाई है और एक आयरन की वायर लगाई है, तो सिल्वर की वायर से करंट बहुत इजीली पास होगा और हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो बहुत कम कंज्यूम होगी, लेकिन आयरन के केस में बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, तो हमारे पास हो गया फर्स्ट फैक्टर जिससे रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी, वो होगा मटेरियल। जैसा हम मटेरियल लेंगे वैसी ही हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर हम सिल्वर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी, कॉपर लेंगे तब भी कम मिलेगी, ठीक है, एल्यूमिनियम लेंगे तब भी कम मिलेगी। अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की वायर की जगह सिल्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, सिल्वर की कम होगी, तो हमें रेजिस्टेंस कम मिलेगी इन केस ऑफ सिल्वर, और हमें फायदा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बचा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मतलब ये, अगर मेरे पास दो वायर्स हैं, ठीक है, एक ये वायर है, ठीक है, एक और वायर है, दोनों जो है ये भी कॉपर की वायर है, ये भी कॉपर की वायर है, लेकिन दोनों की लेंथ का हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, एक की लेंथ हमारे पास एल है, दूसरे की मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट डबल है, तो 2L है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगी, तो हम कहते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें साथ में आपको पहले कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कारण क्या है, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ये है कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है, अगर मैं ये अज्यूम करूं ये मेरे पास
कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँ तो इस कंडक्टर में ऐसे आयंस और एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत सारे आयंस और एटम्स भी प्रेजेंट है। तब ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये ट्रेवल करते हैं, मान लो इन्होंने इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आपस में कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, कोलिजन्स होते हैं, ठीक है। उन कोलिजन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स स्लो हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ उस उनके रास्ते में क्या आती है, रुकावट आती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है, उसके रास्ते में एटम्स आएंगे, आयंस आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी, खुद इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और एटम के साथ जब कोलिजन्स होती हैं, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्लो हो जाता है। उसी हम चीज को रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। रास्ते में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आई रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रास्ते में रुकावट क्या आती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहते हैं तो रास्ते में उसके, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के जो एटम्स रहते हैं वो बहुत कंपैक्ट होते हैं, कंपैक्ट बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे जब टकराते हैं तो उनके रास्ते में रुकावट आती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वायर, वापस आते हैं कंसेप्ट पे, भी लेंथ कैसे इफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को। अगर यहाँ पे वायर छोटी होगी और बड़ी होगी, अगर यहाँ पे वायर छोटी होगी तो यहाँ पे कोलिजन्स कम होंगी, लेकिन अगर वायर बड़ी होगी तो रास्ते में कोलिजन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटी वायर में कम एटम्स आएंगे रास्ते में, बड़ी वायर में ज्यादा एटम्स आएंगे रास्ते में, ठीक है। तो बड़ी वायर के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर हो गया, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी बड़ी हमारे पास तार होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर है और ये मेरे पास एक और कंडक्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है ये वाला एरिया, जिससे हमने कंडक्टर को 90 डिग्री पे काटा हुआ है, तो ये वाले एरिया को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो ए एरिया है, मतलब तार की मोटाई कितनी है, ठीक है, तार की थिकनेस कितनी है। तो तार की, वायर की थिकनेस है जो, उसे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली। इसका भी जो हमें कॉज पता है, जितनी कोलिजन ज्यादा होंगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ता क्या मिल गया, उनको ज्यादा मिल गया क्रॉस करने के लिए। लेकिन वही मटेरियल का, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो रास्ता जो क्रॉस करने के लिए वो क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे कोलिजन होने के एरिया कम हो गया, चांसेस ज्यादा हो गए। यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस कम हो गए। एरिया ज्यादा होने के कारण कोलिजन्स कम होंगी, एरिया कम होने के कारण कोलिजन्स ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर एरिया ज्यादा होगा तो जो कह सकते हैं कोलिजन्स कम होंगी, कोलिजन्स कम होंगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो एरिया ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये तो ऑपोजिट हो गए, ठीक है। तो इसी हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, या कह देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास एरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास यहाँ पे दो बातें हो गई, लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली। इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। पहले की तरह पढ़ते ही आ रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आता है रो, एल ओवर ए। तो ये रो है, सिंबल है आर एच ओ, रो। वैसे ये तो सिंबल का नाम है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। पहले वाले को आर को बोलते थे रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। और दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो नाम, पहला रेजिस्टिविटी, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
अब हम इस रो की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन पढ़ने के लिए यहाँ से मैं रो की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ इधर आके डिवाइड होगी, तो आ गया आर इंटू ए ओवर एल। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब किसी स्पेशल टाइप रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, उस स्पेशल टाइप रेजिस्टेंस और या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ये जो रेजिस्टिविटी है ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस चीज पे? मटेरियल पे। कौन सा मटेरियल है? ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती। मान लो जो मैं, मेरे पास यहाँ पे कॉपर की एक वायर है और ये भी एक कॉपर की वायर है, ये दोनों का मटेरियल सेम है कॉपर, तो इसकी लेंथ कुछ भी है, इसकी लेंथ कुछ भी है, इसका एरिया कुछ भी है, ये दोनों की रेजिस्टिविटी जो रो है वो सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन जो है वो रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है? एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने ले ली 1 मीटर और जिसका मैंने एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो रो इज इक्वल टू आर इंटू 1/1, तो यहाँ पे रो आ गया हमारे पास इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के ही तो इक्वल है, लेकिन किस केस में इक्वल है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के? जब हमारे पास कोई कंडक्टर हो, उसकी जो लेंथ है वो यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, तो डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी, जो हमारी है रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू ही इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ही इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ a material whose length is unity and area of cross section also unity, unity means 1। ठीक है, तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल है, किस रेजिस्टेंस के? उस मटेरियल की रेजिस्टेंस के जिसकी लेंथ कितनी हो, यूनिटी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, यूनिटी। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आ गई। और यहाँ पे आगे लिखेंगे यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर यहाँ पे यूनिट्स लिखे रेजिस्टिविटी के, तो हमारे पास जो रो का फार्मूला था वो था आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे अगर लिखें, आर के रेजिस्टेंस होते हैं, यूनिट होते हैं ओम, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ के होते हैं मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट आ गए हमारे पास ओम मीटर। यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टिविटी के यूनिट हो गए ओम मीटर, रेजिस्टेंस के यूनिट थे ओम और रेजिस्टिविटी के यूनिट हो गए ओम मीटर। ठीक है, तो हमारा जो ओहम्स लॉ था उसमें यही हम चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टिविटी हो जाती है, फैक्टर्स कौन से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं होता क्या है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, जो हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये होता है। ठीक है, जहां भी हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, जैसे हम सेल को इस सिंबल से, बैटरी को इस सिंबल से ड्रॉ करते हैं, वैसे ही जहां भी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इस सिंबल से करेंगे, ये हो जाती है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हम क्या है, हमारे पास अगर मैं कहूँ एक बल्ब है, ठीक है, एक और बल्ब है, एक और बल्ब, मतलब मेरे पास 3 बल्ब है, लेकिन तीनों बल्ब्स को मैं किसी तरीके से जोड़ सकता हूँ, तो कंबाइन कर सकता हूँ, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। वो कौन से 2 तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं हम इसे, ग्रुपिंग ऑफ
रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो हमारे पास कंबाइन करने के दो तरीके हैं, पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। तो पहले हम सीरीज में समझेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास पहली रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरे पास दूसरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरे पास तीसरी रेजिस्टेंस है। ऐसे मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यो हमारी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन तीनों का सिंगल सिंगल पॉइंट ही कॉमन है, मतलब ये R1 के दो पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन इन दोनों का R2 और R1 का सिर्फ ये पॉइंट ही कॉमन है, इसका दूसरा उस R3 के साथ कॉमन हुआ। R2 और R1 में सिंगल पॉइंट कॉमन है, ठीक है, R2 और R3 में भी सिंगल पॉइंट कॉमन है। अगर दो या तीन या चार डिवाइस ऐसे कनेक्ट हों कि उनका आपस में सिर्फ एक एक पॉइंट ही कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है, जो बैटरी पोटेंशियल अप्लाई करती है V, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल V है, ये तीनों में बांटा जाएगा, ठीक है, ये पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कुछ और होगा, लेकिन इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल उतना ही होगा जितना ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारा टोटल पोटेंशियल है वो तो है V, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल, तो इसको मैंने नाम दे लिया V1। एक मिनट, इसको नाम दे देते हैं हम V1। और यहाँ पे इस पॉइंट तक का पोटेंशियल, इसको नाम देते हैं V2। जो तीसरी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल लगता है, इसको नाम देते हैं V3। तो याद रखना, जब भी हम किसी तीन डिवाइसेस को, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो बल्ब, एक बल्ब है, ठीक है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, तो बल्ब की कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी ना। जब बल्ब में से लाइट पास करेगी तो बल्ब जो है लाइट को यूज करेगा, लाइट को कंज्यूम करेगा, तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हर कंडक्टर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। तो ऐसे ही मैंने तीन बल्ब कनेक्ट कर लिए, वो तीनों की रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, ठीक है, तीनों कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो सीरीज का कॉम्बिनेशन किस कैसे होता है, अगर तीनों डिवाइसेस का सिंगल पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, तो सीरीज होता है। और तीनों जो डिवाइस हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसका V1 है, इसका V2 है। और इस केस में, सीरीज के केस में, जब करंट पास करता है ना, तो करंट यहाँ से आया I, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, तो तीनों रेजिस्टेंस में से जो करंट पास करेगा वो क्या करेगा, सेम करंट पास करेगा। तो यहाँ पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को याद रखना है, समझना है, तो यहाँ पे तीन पॉइंट लिखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, कॉमन पॉइंट बिटवीन टू रेजिस्टेंस इज सिंगल पॉइंट। वो क्या होगा, सिंगल पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट कॉमन नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों केस में अलग अलग होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो करंट होता है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये तीन बातें हमने याद रखनी है। तो यहां से अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तीनों रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दी। ऐसे ही अगर मेरे पास ये हो 2 ओम, ये हो 3 ओम, ये हो 5 ओम, तो मैं पता करना हो कि इस सारे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, तो मैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि इस पे R1 लग रही है, इस पे R2, इस पे R3। तो मुझे तो चाहिए पूरे सर्किट की, पूरे घर में अगर मैं कहूँ ये तीन बल्ब लगे हैं, तो ये तीन बल्ब की टोटल रेजिस्टेंस कितनी लग रही है मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि मैं बल्ब को कैसे कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया सीरीज में, सीरीज के लिए और फॉर्मूला बनता है और पैरेलल के लिए और, इसीलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होता है उसे हम कहते हैं
हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी डायग्राम है, डायग्राम तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, डायग्राम तो यही है। ठीक है, ये हमारी डायग्राम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारी ये डायग्राम आ गई, इससे करेंगे। शुरू करते हैं, क्या है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस, हम मान लेते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस है इसकी, इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है आर एस। आर एस मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ओहम्स लॉ। शुरू करेंगे ओहम्स लॉ। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो V इज इक्वल टू होता है वो होता है I इंटू आर। तो ये हम पूरे सर्किट पे लगा रहे हैं, तो अगर पूरे सर्किट पे लगाएं तो पूरे सर्किट पे पोटेंशियल कितना है V लिख लिया, रेजिस्ट करंट कितना है I ही क्रॉस कर रहा है सारे से, ठीक लिख लिया। रेजिस्टेंस कितनी है RS, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे RS। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम तीनों पे अलग अलग पे लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले लगा दिया फॉर रेजिस्टेंस R1, किस पे लगाया, रेजिस्टेंस R1 पे। अगर R1 पे अगर हम डायग्राम में देखें तो R1 पे V कितना है V1, R1 करंट कितना है I। तो तीनों को वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली हम लिख लेंगे फॉर R2, रेजिस्टेंस R2, तो इस पे पोटेंशियल V2 है तो ये आ जाएगा IR2। ठीक है, सिमिलरली हम लिखेंगे फॉर R3, तो ये हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। अगर हम इनको नाम दे लें, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डायग्राम में देखिए ये टोटल पोटेंशियल V है, ये तीन में डिवाइड हो गया V1 V2 एंड V3। मतलब अगर मैं V1 V2 और V3 को ऐड कर दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल आ जाएगा विच इज इक्वल टू V। ठीक है, तो V1 V2 V3 का पोटेंशियल V के इक्वल है। तो यहाँ पे जो मेरे पास तीन इक्वेशंस बनी है इनको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 2 एंड 3। अगर ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, तो V1 में ऐड हो जाएगा V2 में ऐड हो जाएगा V3। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा I में IR1 और IR2 IR3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा V, यहाँ में I में कॉमन ले रहा हूँ इस दोनों में से, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हमें पता ही है कितना है V है। ठीक है, यहाँ तीनों में से I को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 पे जाएं तो हमारा V किसके इक्वल है I इंटू RS। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आ जाएगा V की वैल्यू क्या लिख देंगे हम नीचे, V की वैल्यू लिख देंगे I इंटू RS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से हमारा I क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया जो क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ऐसे तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सीरीज में, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा R1 R2 R3, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसे कैलकुलेट करना है सीरीज में, तो सिंपली हम उनको ऐड कर देंगे। एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरी रेजिस्टेंस है 3 ओम और तीसरी रेजिस्टेंस है 5 ओम। मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो मैं ऐसे सिंपली ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएंगी 10 ओम। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का केस हो गया, क्योंकि हमने सीरीज का तो ऐसे ही लगता होगा कि तीन रेजिस्टेंस सीधे कनेक्ट है तो सीधे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन पैरेलल के केस में ये डिफरेंट हो जाता है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पैरेलल।
पैरेलल में कैसे लगाएंगे, तो ये मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं सेकेंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे बना लेते हैं थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी। अगर हम यहाँ पे नोट करें, इसका ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये सेकंड के साथ मिल गया, जिसका दूसरा भी सेकंड के साथ मिल गया। मतलब देखो, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस की पहली आर्म सेकंड के साथ मिल गई, सेकंड आर्म भी सेकंड के साथ, मतलब इनके दोनों पॉइंट आपस में कॉमन हो गए। नीचे वाले के भी दोनों पॉइंट आपस में कॉमन हो गए। पहले क्या था, सिर्फ इस आर्म की ये वाली साइड और ये साइड कॉमन थी, लेकिन ये वाली इससे कनेक्ट नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसकी ये वाली भी इसके साथ कनेक्ट है, ये वाली भी इसके साथ कनेक्ट है। अगर ये दोनों आर्म्स ऐसे कनेक्ट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये हमारी R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लिया बैटरी के साथ। अब जो बैटरी है वो क्या, जितना पोटेंशियल यहाँ होता है, ठीक है, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। तो इसका मतलब जितना यहाँ होगा तो तीनों को, दोनों ही पॉइंट तीनों के लिए कॉमन है, तो R1 को भी पोटेंशियल उतना ही मिलेगा, R2 को भी, R3 को भी, इन्हीं दो पॉइंट से मिलना है। तो यहाँ पे पैरेलल के केस में जो V होता है वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा उसमें फर्क पड़ेगा। कैसे, यहाँ से करंट आया आई, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस जंक्शन पे, तो यहाँ पे जो डिवाइड हो जाए करंट, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं R1 की तरफ चला गया I1, R2 की तरफ I2, R3 की तरफ I3, तो ऐसे करंट जाएगा, यहाँ पे आके फिर खुद कंबाइन हो जाएगा, टोटल बन जाएगा I। तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पैरेलल के केस में करंट डिफरेंट है, सीरीज के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंट। इसे भी हमने क्या करनी है, इसकी भी हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो टोटल हम मान के चलते हैं इसकी होगी आरपी, आरपी मींस पैरेलल। तो इस पे भी लगाएंगे हम क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ऐसे शुरू होता था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, पी लिखेंगे। तो बता दूं मैं बात, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट केस था, इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंट था, तो इसीलिए हमने V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला। पोटेंशियल डिफरेंट था तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा। लेकिन जो हमारा ये केस है, इसमें हमारे पास पोटेंशियल तो क्या है, सेम, तो पोटेंशियल का फार्मूला नहीं लिखेंगे। इसमें क्या डिफरेंट है, करंट, तो इसमें फार्मूला लिखेंगे करंट का। तो यहाँ पे ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर पी। यहाँ से मैं करंट निकाल लूंगा, करंट आएगा V अपॉन आर पी, ठीक है। ये जो हमारी बन गई, इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। क्योंकि करंट डिफरेंट है तो तीनों रेजिस्टेंस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लगाएंगे R1 पे, फिर R2 पे। अगर मैं R1 पे लगाऊं तो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है, पोटेंशियल V है, ठीक है। R2 पे लगाऊंगा, रेजिस्टेंस R2 है, करंट I2 है, पोटेंशियल V है। तो फॉर्मूला लगाएंगे फॉर R1, R1 के लिए I1 निकालेंगे, I1 आ जाएगा V ओवर R1। फिर फॉर R2, तो I2 आ जाएगा V ओवर R2। फिर करेंगे फॉर R3, I3 आ जाएगा V ओवर R3। ये इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पहले क्या ऐड हुआ था, पोटेंशियल। अब हमें पता है जब करंट तीनों में से ऐड हो जाता है निकल के यहाँ बाहर, तो ये भी क्या बन जाता है, I। तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, करंट ऐड कर देंगे। तो एडिंग 2, 3 एंड 4, इनको ऐड करेंगे तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी लेफ्ट में, राइट ऐड हो जाएगी राइट में। तो ये आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V ओवर R1, V ओवर R2, V ओवर R3। अब हमें पता है टोटल करंट जो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बन जाएगा I। इसमें से मैं V कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा V, 1 बाय अंदर रह गया R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। अब हम पहुंचेंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट जो बनाई है उसमें हमने I की वैल्यू निकाली। I की वैल्यू है V ओवर RP,
तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे v ओवर आर पी, तो ये हो गया v ओवर आर पी इज इक्वल टू, तो v 1/r1 1/r2 1/r3, वैसे ही जैसे आई से आई हुआ था, ये v से v कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 1/rp 1/r1 1/r2 1/r3। पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, वो आया था अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में थी तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दी थी, लेकिन जब हमारे पास ये केस आएगा जिसमें हमारी रेजिस्टेंस पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं दोनों की। मान लीजिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी 2 ओम की है, ये भी 2 ओम की है, ये भी 2 ओम की, इनको मैं सीरीज में लगा दिया। ऐसे ही मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है जिनको मैंने पैरेलल में लगा दिया, 2 2 2, ठीक है। सीरीज का जो हमारे पास फॉर्मूला था आर एस, वो था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 2, टोटल 6, तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस 6 ओम। मतलब जो हमारा सिस्टम है सीरीज का, उसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम फील होगी, लेकिन इस केस में पैरेलल के केस में हमारे पास फॉर्मूला है 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे अगर हम निकालें एलसीएम लेंगे 2, तो ये है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/rp हो गया 3/2, ये तो 1/rp की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए rp, तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा rp। अगर लेफ्ट हैंड साइड चेंज की तो राइट भी करेंगे, तो वो आ गया 2/3, ठीक है। ये 2/3 हो गया हमारा, अगर देखें 0.6, ठीक है 6, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट ये आ गया। तो सीरीज में वही रेजिस्टेंस आर एस 6 फील हो रही है, लेकिन पैरेलल में वह रेजिस्टेंस 0.666 फील हो रही है। तो देखो पैरेलल में वही रेजिस्टेंस कितनी कम होगी, वही 3 रेजिस्टेंस है, सीरीज के केस में वे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमारे जो घर का वो सिस्टम होता है वो हमेशा पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में जो टोटल सम आता है वो कम आता है। दूसरी बात, सीरीज में एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि करंट तीनों में से पास होके जाएगा, तो अगर ये मेरा फर्स्ट डिवाइस खराब हो जाए तो करंट इसमें से पास नहीं होगा, जिसकी वजह से सारा सिस्टम आगे नहीं चलेगा। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल, अगर ये डिवाइस मेरा खराब हो जाता है तो मेरा करंट इसमें से क्रॉस कर जाएगा, इसमें से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इसमें से क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन हमारा सर्किट खराब नहीं होगा। लेकिन सीरीज के केस में जो मेरा करंट है उसे इसी रास्ते से जाना होगा, अगर ये सर्किट खराब हो गया तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया सीरीज और पैरेलल। और लास्ट में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 2 10 15 100 1000 कितने भी हो, मान लीजिए एन रेजिस्टेंस हो, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn। अगर यही पैरेलल में हो तो वो क्या होगा, 1/R1 1/R2 1/R3 एंड 1/Rn। ये हमारा टॉपिक है जो रेजिस्टेंस तक जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा थोड़े से टॉपिक बचे हैं, जिसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारे जो टॉपिक हैं वो बचे हैं। तीसरे पार्ट में इस वीडियो के हम वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, और ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।